नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। ये बीमारी आंखों की बीमारी है, लेकिन बहुत लोग इसे काला मोतिया करके जानते हैं और अंग्रेजी में इसे ग्लूकोमा कहा जाता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से आती है और आपकी आंखों की रोशनी चुरा कर ले जाती है। इसे आंखों की रोशनी चुराने वाला चोर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और किस तरह से ये आपकी आंखों की रोशनी चुरा ले जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर एस पांडव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस आई सेंटर, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम ग्लूकोमा की बात करते हैं, जैसे ग्लूकोमा होता है, काला मोतिया होता है, और इसकी बात करते करते हम सब लोग थोड़ा सहम से जाते हैं। जिनको पता है और जिन्हें नहीं पता है वो कहते हैं कि पता ही नहीं चला और हमारी आंखों की रोशनी चली गई। आखिर क्या होता है ये? इस वजह से आपने कहा कि ये एक साइलेंट थीफ ऑफ साइट है। इसमें रोशनी, आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और पता नहीं चलता है। इसका कारण ये है कि इसके जो काला मोतिया है या ग्लूकोमा जिसको कहते हैं, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता। इसके सिम्टम्स तब आते हैं जब डिज़ीज़ काफ़ी बढ़ चुकी होती है, जब वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है और उसके बाद इसका इलाज संभव नहीं होता। तो इसलिए पहले तो इग्नोरेंस होती है कि पता नहीं है, कि क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में कुछ लगता नहीं है कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सेंटर वाली नज़र है, जो फोकस वाली नज़र होती है, वो इसमें ठीक रहती है काफ़ी देर तक। और जो बाहर वाला जो इसका जो रोशनी का दायरा है, जो नज़र का दायरा होता है फोकल पॉइंट के आसपास, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। तो जब वो बिल्कुल सिकुड़ के बिल्कुल बीच में आ जाता है, तब पता चलता है कि नज़र तो काफ़ी कम हो गई है। अब दूसरी चीज़ होती है कि इससे डर आ जाता है। तो डर इसलिए होता है कि जब ये समझ आ जाता है कि अब जो नज़र चली गई वो चली गई, उसका आप वापस नहीं ला सकते, फिर वो एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि अब क्या होगा, कि अब तो आगे अगर ये जो बाकी बचा है वो भी गया, तो फिर इसका मतलब फिर आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसलिए ये उसका डर भी होता है। तो जब तक इस बीमारी के बारे में पता नहीं है, तब तक तो इग्नोरेंस है, आपको पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन जब आपको समझ आ जाती है कि अब तो ये ज़्यादा देर हो चुकी है और इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो एक डर की जो भावना है वो इसमें आती है। तो जब लोगों को पता है कि काला मोतिया क्या करता है, उनको फिर ये थोड़ा सा लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा भय महसूस होता है, तो वो इसलिए होता है। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम रहते इसके बारे में सोचा जाए, इसका इलाज किया जाए, और इसके लिए इस तरह का जो संवाद है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बाद में स्ट्रेस आ जाता है। जाहिर सी बात है कि भय होता है, डर होता है, और जब स्ट्रेस आता है तो क्या इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, ये जल्दी जल्दी फैलने लगता है, कुछ फ़र्क पड़ता है उसका? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी है, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो फिर आप एक तरह का पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो इसमें फिर जो इलाज है वो एक काली मोतिया का इलाज तो एक बीमारी तो एक है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में चले गए तो फिर उसमें और बड़ा कुछ साथ में जुड़ जाता है ना। तो आपका जो मानसिक है वो भी इसमें फिर डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, उसमें फिर उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, डे टू डे लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो तो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स हैं जो तो बाद में आते हैं। लेकिन जो प्राइमरी इश्यूज़ में वही है कि जब नज़र चली गई तो उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जब आपको एक विजुअल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके साथ फिर और बड़ी चीज़ें जुड़ जाती हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में फिर डिफ़िकल्टीज़ है, तो उसके ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर भी पड़ेगा और जो आपके इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं, फैमिली है, उनके ऊपर भी पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इग्नोरेंस की बात करते हैं तो हम इतने एडवांस हो गए हैं और हम कहते भी हैं कि हम तो अवेयर हैं, जागरूक हैं, हमें सब पता है, फिर भी ग्लूकोमा पर हम शून्य हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो अभी हैं हमारे आसपास, वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये अपने आप ही हमारी आंखों की रोशनी चुरा कर ले जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि वो एक आदमी की, हमारी ये टेंडेंसी होती है कि बिलीव कि सब कुछ ठीक ही रहेगा, और आमतौर पे रहता भी है। तो एक आम पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो सबको तो ऐसा नहीं होता है, तो लोग सोचते हैं कि जब सबको नहीं होता तो हमें क्यों होगा, लेकिन किसको होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप एक जनरल आम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से 100 लोग अब लेंगे तो 2 या 3 को ऐसा होता है। तो कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें ज़्यादा भी हो, लेकिन आम तौर पे 2 या 3% लोगों को ये बीमारी होती है। तो क्योंकि थोड़ा
कम है, इसका जो अनुपात है थोड़ा सा कम है, तो इसलिए इसके बारे में लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं और इसमें लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोरेंस रहती है, तो इसलिए उसके लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस समय हमारे दर्शक ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और जानेंगे कि ग्लूकोमा को हल्के में नहीं लेना है। ये बीमारी अगर कम लोगों में भी होती है तो भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि काला मोतिया क्या है, किस तरह से होता है और किस तरह से ये धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी चुरा कर ले जाता है और हम विजुअली डिसेबल्ड हो जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब किसी को हो गया तब क्या? तब उसमें यही है कि अगर तो उसका टाइम रहते पता चल जाता है तो फिर इसका इलाज हो सकता है। तो जैसे आपने बताया कि और मैंने भी बोला कि थोड़ा इसका जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा कम है, 2 से 3% है, लेकिन अगर आप टोटल नंबर्स देखेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो अगर हिंदुस्तान की बात करें तो कम से कम 12-13 मिलियन लोग हैं जिनको काले मोतिया की बीमारी है। और इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसमें 12-13 मिलियन जो है उसमें से बहुत सारे 90% लोगों को ये पता नहीं है कि उनको काला मोतिया है। तो इसका मतलब उन सब को रिस्क है, विजुअल डिसेबिलिटी का, ब्लाइंडनेस का रिस्क है उन सबको, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। दूसरा है कि आपका सवाल था कि जब हो जाए तो क्या होता है, तो उसमें यही है कि अगर तो पता नहीं चलेगा बड़ी देर तक, फिर तो आपकी नज़र कम होती जाएगी और आखिर में एक छोटा सा बीच में दायरा रह जाता है, तो उसमें आपको सामने तो दिखता है, आप पढ़ लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको नेविगेशन में, इधर उधर चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कमरा थोड़ा अंधेरा है, रोशनी कम है, तो आपको फर्नीचर नहीं दिखेगा, आप उसे टकरा जाएंगे, आप गिर सकते हैं, आपको स्टेप्स का पता नहीं चलेगा। तो जब ये चीज़ें शुरू हो जानी होती हैं तो इसका मतलब उस टाइम पे आपकी नज़र बाकी काफ़ी कम हो चुकी होती है। अब जो नज़र कम हो गई उसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं? उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो नज़र बच गई है उसको बचाया जा सकता है। तो जो काले मोतिये का जो इलाज होता है उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो नज़र बच गई है उसको बचा लें और जो वापस जो चली गई है उसको रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है आज की डेट में। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जब काला मोतिया हो गया और आप आसपास नहीं देख पा रहे हैं, आपका विजन सिर्फ सेंटर पॉइंट पर जाकर टिक रहा है और इधर कौन खड़ा है, इधर क्या है, आपको नहीं पता चल रहा, तो थोड़ा जाग जाना चाहिए। उससे पहले ही जाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टेज आ जाती है फिर तो बहुत लेट हो जाता है वो। तो इसलिए इसके उसका जागने का, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऑब्वियसली नहीं होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, तो इसका तरीका यही है कि इसके बारे में जो आँखों का जो चेकअप है वो रेगुलरली करवाया जाए। उसमें ये देखा गया है कि काला मोतिया ज़्यादातर 40 या 45 ईयर्स के आसपास लोगों को शुरू होता है। पहले भी हो सकता है, बाद में तो होता ही है, लेकिन उससे पहले भी होता है, लेकिन अक्सर ये उस टाइम पे आता है, 40-45 की उम्र जब होती है उस टाइम पे आता है। तो इसलिए उस स्टेज पे एक आँखों का अच्छा चेकअप ज़रूरी है। और वही एक उम्र होती है जब आपको नज़दीक का चश्मा भी लगाना पड़ता है, जब आपके नज़दीक की नज़र थोड़ा सा धुंधली पड़ जाती है तो चश्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार हम करते हैं कि चश्मा लगा लिया, नज़र उससे बात बन जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उस टाइम पे आप एक अच्छा आंखों का चेकअप करवाएं, क्योंकि काले मोतिये का पता जो है वो आंखों का मुआयना चेकअप करने के बाद ही पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 40-45 के बाद आपको नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग तो 50-55 तक भी नहीं लगाते और एडजस्ट करते रहते हैं कि हाँ दिखता है, मेरी आंखें बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। और यही धोखा कई बार ये भी हो सकता है कि ग्लूकोमा की वजह से हमारी नज़र कमज़ोर हो रही हो, सिम्टम्स नहीं हैं और लगातार अगर हम 45 के बाद 40 के बाद हर साल अगर आंखें चेक करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं और उनका इलाज हो सकता है। लेकिन ग्लूकोमा किसी को हो गया तो एक ये रहती है कि क्या ये परिवार दर परिवार चलता है, उनको कुछ अलर्ट रहना चाहिए जो परिवार के सदस्य? बिल्कुल रहना चाहिए। तो जैसे उम्र का मैंने जिक्र किया कि ये 40-45 साल के बाद होता है, लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं इसमें, जैसे फैमिली हिस्ट्री है किसी की, तो जैसे परिवार की बात आ जाती है। अगर आपके किसी क्लोज रिलेशनशिप में ब्रदर सिस्टर को अगर काला मोतिया, तो आपको एक आम पॉपुलेशन, आम लोगों के कंपैरिजन में 8 से 10 गुना ज़्यादा रिस्क है काला मोतिया होने का। और अगर कोई दूसरे संबंधी हैं, थोड़ा डिस्टेंट रिलेटिव है जिनको काला मोतिया है, तो भी रिस्क है,
पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो अगर फैमिली में, परिवार में किसी को काला मोतिया है तो आंखों का चेकअप बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो लोग चश्मा पहनते हैं, जैसे मैंने पहन रखा है, जिनको मायोपिया जिसको कहते हैं, तो उन लोगों को भी इस काले मोतिया होने का थोड़ा ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा बाकी आंखों की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे सोजिश आँख में, यूवियाटिस जिसको कहते हैं, या आँख की कोई इंजरी हुई हो बहुत साल पहले। ऐसा भी हो सकता है कि इंजरी आपसे 10-15 साल पहले हुई हो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो लेट हो सकता है और उसमें काला मोतिया भी आ सकता है। या कोई आँख का कोई ऑपरेशन हुआ, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई तो उसके बाद ऑपरेशन हो सकता है, काला मोतिया आ सकता है। कभी कभी हम जो दवाइयाँ डालते हैं आँख के अंदर, जैसे स्टेरॉयड ड्रॉप्स यूज़ करते हैं खारिश, खुजली या लाली के लिए, तो अगर उसको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं या उसको अनसुपरवाइज यूज़ करते हैं तो उसमें भी काला मोतिया दवाई की वजह से आने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसलिए आँख से रिलेटेड, क्योंकि आँख बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है और इसमें कोई भी चीज़ आप डालें, कोई भी दवाई डालें तो थोड़ा सा अनसुपरवाइज्ड ना डालें, डॉक्टरी सलाह के बगैर ना डालें। डॉक्टर साहब, यही सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि ग्लूकोमा होने का एक ये भी कारण जो है वो हमने देखा है, और उसमें यही रहता है कि हम तो धड़ल्ले से दवाएं इस्तेमाल करते हैं और केमिस्ट के पास चले गए, यार आंखों में खारिश हो रही है, कोई दवा दे दो ना डालने को, तो वो भी 2 दवाइयाँ उठाएंगे, उसमें क्या है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम, और हम डालेंगे, हम ठीक भी हो गए, और अगली बार कुछ ऐसा होता तो फिर केमिस्ट के पास जाएंगे और फिर दवा ले लेंगे कि ओवर द काउंटर जो है वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, और फिर उसके बाद हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हम कहते हैं हमें पता है, हम दूसरे को भी सलाह देते हैं कि मेरी आंखों में खारिश हुई थी और मैंने ये दवा डाली, तू भी डाल ले। और इस तरह अक्सर हम करते रहते हैं, और स्टेरॉयड ना जाने कितने आंखों में डाल लेते हैं, उससे भी काला मोतिया होने नहीं, आपने बिल्कुल सही बात करी है बहुत, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन है इसके काफ़ी नुकसान भी होते हैं। कुछ एक दवाइयाँ सेफ़ हैं, जैसे कोई हेडेक के लिए है, कोई पैरास्टामोल वगैरह, जो एक ऑफ द काउंटर आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको आप बगैर सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं रहता है। इवन जो ऑफ द काउंटर अलाउड ड्रग्स हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी साइड इफ़ेक्ट से फ्री नहीं है, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या आँख के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, वो थोड़ा सोच समझ के ही डालें, और सेल्फ मेडिकेशन तो करना नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और हमारे दोस्त इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्हें हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे, आप आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, अब आँखों के डॉक्टर हैं, लगातार आपका इलाज चल रहा है, सालों साल चल रहा है, तो वो हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपको बुलाते हैं और ये पहले कह देते हैं कि आपको ताउम्र दवा डालनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवा डालते रहें और विशेषज्ञ की सलाह को नकार दें, ये भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि विशेषज्ञ जानते हैं कि 3 महीने के बाद, चेकअप के बाद कुछ दवा बदलने की आवश्यकता तो नहीं है या कुछ समस्या तो नहीं आन पड़ी है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब आप शुरू में इलाज शुरू करते हैं काला मोतिया का, तो जो आँख का जो प्रेशर है, काले मोतिया में एक आँख के भीतर प्रेशर होता है। सो जैसे ब्लड प्रेशर है उसी तरह आँख के अंदर भी प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर भी किसी रेंज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम ठीक नहीं है। तो आँख का प्रेशर भी एक रेंज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम ठीक नहीं होता। तो काले मोतिया प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तो जो दवाइयाँ होती हैं वो उस प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो जब हम दवाई शुरू करते हैं तो ऐसा होता है कि जो आँख का प्रेशर है वो ठीक आ जाए, और जिसको हम कहते हैं काला मोतिया कंट्रोल में आ गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए उस दवाई के साथ कंट्रोल में रहे। टाइम के साथ उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, और टाइम के साथ, क्योंकि दवाई बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करनी है, तो उस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बीच में आ सकते हैं। तो इसलिए जो आँख काले मोती का जो मॉनिटरिंग है, जो उसका टाइम टू टाइम जो देखना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए काले मोतिये के लिए प्रेशर के अलावा फिर और भी टेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो एक चेकअप होता है, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन भी होती हैं, जैसे आप विजुअल फील्ड की चार्ट करते हैं, या हम आँख का जो पर्दा होता है उसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व है, तो काले मोतिये में जो होता है, जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसकी हम पिक्चर लेके रख लेते हैं कंपैरिजन के लिए, कि आज की डेट में जैसे शुरू हुआ है
तो आज कैसा है और आज से 5-10 साल 15 साल में उसको क्या चेंज होती है, तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है। काले मोती को कंट्रोल है या नहीं ये जांचने के लिए भी, और दवाइयाँ असर कर रही हैं नहीं कर रही उसके लिए भी, और बीच में अगर कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए भी। जी, वो ग्राफ जो होता है वो दर्शाता है कि कितना विजन जा रहा है आपका, वो जो देखा है हमने स्पॉट्स होते हैं, हाँ, वही होता है। हाँ, वो एक तरीका। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो इसको हम विजुअल फील्ड कहते हैं, जो नज़र का दायरा जो है आसपास का, तो हम उसको मैप कर लेते हैं कि जब अगर आप किसी एक पॉइंट की तरफ देख रहे हैं तो उसके आसपास आपकी कितना जो दायरा है नज़र का कितना फैला हुआ है, क्योंकि वो सिकुड़ जाता है काले मोती की वजह से, तो उसको मॉनिटर किया जाता है। उसमें बीच में कोई ऐसा स्पॉट है जिसमें आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो आपके जो रेटिना का है फंक्शन है वो ठीक है या नहीं है। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि अवेयरनेस कम है, जागरूकता कम है, तो जब ये सप्ताह मनाया जाता है, जैसे अब सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं, कब से कब तक चलेगा? ये वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक इसको कहा जाता है, और ये क्योंकि ये प्रॉब्लम सारी दुनिया की है, तो हमारी भी है लेकिन सारी दुनिया की है, तो इसलिए सारी दुनिया की जितनी भी ऑप्थेमोलॉजी जो आई डॉक्टर्स की सोसाइटीज़ हैं वो इकट्ठी होके फिर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, और ये 6 दिन चलता है, यूजुअली मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में। तो 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक इस साल ये मनाया जाएगा, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक इसको कहते हैं। और इसमें इस पर थीम क्या रखा गया है? थीम इसका यही होता है कि आप जो इनविजिबल ग्लूकोमा है इसको कैसे हराया जाए, सो बीट इनविजिबल ग्लूकोमा करना है हमको, उसको ग्लूकोमा को बीट करना है बेसिकली, कि और वो अवेयरनेस के थ्रू होगा वो। बिल्कुल, और दोस्त हमारे जानेंगे कि बीट इनविजिबल ग्लूकोमा, जो दिखता नहीं है, उस ग्लूकोमा को हराना है, तो कौन हराएगा? हम ही तो हराएंगे ना। तो चलिए अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ग्लूकोमा के सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन हमारी रोशनी चुरा कर ले जाता है। बहुत दुखदाई होता है। उन लोगों से पूछिए जिनके आंखों की रोशनी चली गई और वो विजुअली डिसेबल्ड हो गए। डॉक्टर साहब, जब हम ग्लूकोमा की बात करते हैं तो आमतौर पर ये भी बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्लूकोमा में भी ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें ऑपरेशन होने से ग्लूकोमा को थोड़ा सा कंट्रोल करके ठीक किया जा सकता है? काले मोतिये का या ग्लूकोमा का ऑपरेशन संभव है, लेकिन जो ऑपरेशन का जो मकसद है, जो इसका क्यों करना है ऑपरेशन, वो उसका आई साइट को रिस्टोर करना नहीं है। कि जैसे पहले बताया कि जो काले मोती की वजह से जो नज़र कम हो जाती है वो बढ़ती नहीं है, उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो जो दवाइयाँ देते हैं या जो लेज़र करते हैं या जो सर्जरी करते हैं काले मोतिये के लिए, उन सब का एक ही मकसद होता है कि आँख का प्रेशर कंट्रोल में रहे और जो काला मोतिया है वो कंट्रोल में रहे। उसको ऑप्टिक नर्व को जो डैमेज हुआ है उसको रिवाइव करने का अभी कोई प्रोविज़न नहीं है, तो वो ऑपरेशन पे भी लागू है। तो ऑपरेशन तब करते हैं जब दवाइयों से काम ना बने, उसके बीच में कई बार लेज़र भी कर सकते हैं, तो कई बार उससे हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर दवाई और लेज़र अगर दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन के बाद में किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन थोड़ा सर्जरी के भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स और थोड़ा एक डर भी होता है लोगों के मन में कि ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है, और आँख बहुत डेलिकेट है तो उसको अगर ऑपरेशन करना तो थोड़ा सा सोच समझ के किया जाता है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा लोगों को अप्रहेंशन भी रहती है, लेकिन ये ज़रूरी है, जब ज़रूरी है तो करना चाहिए और करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ग्लूकोमा के एक्सपर्ट हैं, ऐसे में जब आपके पास लोग आते हैं तो उनकी कुछ अवधारणाएं भी होती हैं, इनहिबिशन भी हैं कि काला मोतिया कुछ नहीं होता, नहीं हमें किसी ने कहा था, सब ठीक हो जाता है, हम कर देंगे ठीक। जी हाँ, ऐसा अक्सर कई बार इसका जो है ये कैटरेक्ट से साथ कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कैटरेक्ट को सफ़ेद मोतिया बोला जाता है और इसको काला मोतिया बोला जाता है। हालांकि ये मोतिया नहीं है, ये ऑप्टिक नर्व की डैमेज है ये। तो ऑप्टिक नर्व जैसे आई बॉल है और जो ब्रेन है, तो उन दोनों को जो कनेक्ट करती है वो ऑप्टिक नर्व है। तो आँख का सिग्नल ब्रेन तक कैसे जाए वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है। तो काले मोतिये में ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, लेकिन क्योंकि इसको काला मोतिया कहा जाता है, ज़्यादातर इस हिंदुस्तान में ज़्यादातर काले मोतिया के नाम से जानते हैं, तो उसमें ये इशू रहता है कि लोगों को सोचता है कि जैसे सफ़ेद मोतिया है उसका ऑपरेशन
करके नज़र वापस आ जाएगी, तो काला मोतिया कोई बात नहीं, ऑपरेशन करवा लेंगे और नज़र वापस आ जाएगी। लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है। तो क्योंकि काले मोतिया की नज़र वापस नहीं आती, उसको सिर्फ उसको रोका जा सकता है और कम होने से। तो ये एक थोड़ा सा लोगों में कई बार कन्फ्यूजन रहता है। तो बाकी ये भी है कि कई बार लोग अपना थोड़ा दूसरी दवाइयाँ भी डालते हैं, उनको लगता है कि कुछ आँख में कोई भी आई ड्रॉप्स डालेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन इसके लिए जो इलाज है वो एक बहुत स्पेसिफिक इलाज है और वही करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो शर्तिया इलाज बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, लेकिन वो जब तक वो पता चलता है कि शर्तिया इलाज काम नहीं कर रहा है तब तक थोड़ा देर हो चुकी है। तो उसमें बेसिकली उसमें टाइम लॉस हो जाता है। उसमें इलाज तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जो उसके बीच में जो डैमेज हुआ, जो टाइम हमने गंवा दिया, वो वापस नहीं आएगा। हमारे दोस्त इस समय जो कार्यक्रम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि जो लॉस हो जाता है, जो नज़र चली गई उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी आप विशेषज्ञ की सलाह लेंगे उतनी ही अपनी नज़र को बचा पाएंगे, क्योंकि जो फील्ड्स हैं, विजुअल फील्ड्स, वो धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं। और जितनी जल्दी आप उन्हें बचा लेंगे, जितने कम हो गए, बाकी को विशेषज्ञ बचा सकते हैं। और उसके लिए आपको जागरूक होना है, अलर्ट होना है। और नीम हकीम, खतरा जान वाली बात फिर से कह देते हैं, उस पर ना जाएं, क्योंकि ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट कहा जाता है। तो जो चुपके से नज़र चुरा लेता है, उसके लिए आप विशेषज्ञ की सलाह ले लेंगे तो अपनी नज़र को बचा लेंगे। आपकी नज़र बच जाएगी तो परिवार में जो परेशानी है वो भी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जब हम परेशानी की बात करते हैं, ग्लूकोमा होता है तो परेशान हो जाते हैं। और परेशान होना कई कारणों से होता है कि हम थोड़ा सा बाहर हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहां ग्लूकोमा के एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं, और जिसको दिखाया वो कोई पकड़ नहीं पाया। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? आई थिंक ऐसा होता है क्योंकि जो काले मोतिये के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो कम हैं, दुनिया भर में ही कम है, हमारे देश में तो और भी कम है। तो ये सिचुएशन आती है। तो इसके लिए जो पहला तो है कि आंखों का इलाज तो चेकअप तो होना ही चाहिए। और एक जो क्वालिफाइड आई के डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर वो आपको बता सकते हैं देख के कि आपको काला मोतिया की संभावना है या नहीं है। उसमें एक जो अच्छा क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं, उससे ये पता चल जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उसको थोड़ा कंफर्म करने के लिए और बाद में मॉनिटरिंग के लिए। तो इसमें करना तो यही चाहिए कि कोई आपके नियरेस्ट जो भी एक आई स्पेशलिस्ट हैं, जो क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाएं और उनकी सलाह लेके फिर अगर वो कहते हैं कि और कुछ आगे करना है, इन्वेस्टिगेशन करना, तो करेंगे। अदरवाइज़ ज़रूरी मतलब वो एक अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि जैसे हम आई चेकअप के लिए जाते हैं और ख़ुद कहें कि देखें डॉक्टर साहब, कहीं ग्लूकोमा के कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है अगर कहेंगे तो, क्योंकि जो डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन कर रहे हैं वो एक बार आपको इसके बारे में सोचेंगे ज़रूर कि आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो जवाब तब तक नहीं दे सकते जब तक आपने देखा नहीं। तो इसलिए वो एक फिर उनके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो भी डॉक्टर जो भी देख रहे हैं, कि हाँ इनको बताना है कि काला मोतिया है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में पूछें कि आपको सफ़ेद मोतिया तो नहीं है, काला मोतिया तो नहीं है, आँख की कोई और बीमारी तो नहीं है। तो उस तरह से पूछें, अगर स्पेसिफिकली पूछेंगे तो अच्छा रहता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम पीजीआई की बात करते हैं तो पीजीआई में ग्लूकोमा को लेकर किस तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं? हमारे पास एडवांस आई सेंटर में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसमें काले मोतिये का डायग्नोसिस के लिए क्या क्या चाहिए, एक अच्छा एग्जामिनेशन और जो भी इसके लिए टेस्ट होते हैं, विजुअल फील्ड है, उसके कुछ और भी होते हैं, ओसीटी या जो हम पिक्चर लेते हैं, बेसिकली आँख जो रेटिना है या जो ऑप्टिक नर्व है उसको स्कैनिंग करके उसके इमेजेस लेने पड़ते हैं। तो वो सारा कुछ रहता है। इसके अलावा अगर उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको दवाइयाँ देनी हैं तो वो मिल जाती हैं ईज़िली आजकल। और लेज़र्स का ज़रूरत पड़ती है तो लेज़र्स भी हमारे पास हैं। और जो इसके लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो भी अलग अलग किस्म के होते हैं। काले मोती की अलग वैरायटीज़ होती हैं एक्चुअली। काले मोती कोई एक चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उसके अंदर भी। तो
और हर वैरायटी के में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। कॉमन इनमें सब में यही है कि ये धीरे धीरे रोशनी कम कर देता है और अपने आप को रिवील नहीं करता है, सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ये कॉमन चीज़ है। इसके अंदर काफ़ी वैरायटीज़ होते हैं, तो उसके हिसाब जो क्या इलाज करना है वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ एक वैरायटीज़ होती हैं जिसमें सिम्टम्स भी होते हैं, पर लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है बहुत कम है, 2-4% के करीब ही होता है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको बहुत तेज़ सिर दर्द होगा, आँख की रोशनी एकदम से डिम हो जाएगी, आँख में दर्द होगा, कई बार वो थोड़ा उल्टी जैसी भी बनती है, खासकर शाम के टाइम पे अगर आप अंधेरे उसमें वातावरण में हैं तो इसको हम एक्यूट एंगल क्लोजर या एक्यूट ग्लूकोमा बोलते हैं उसको। कुछ लोगों में ऐसा होता है, लेकिन इनके नंबर्स बहुत कम हैं, तो 90% 95% बिल्कुल साइलेंट होते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। साइलेंट होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम घिर जाते हैं और अवेयरनेस भी नहीं है, जागरूक नहीं है। लेकिन जिन लोगों के परिवार में हो जाता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, उनको ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, अलर्ट होने की आवश्यकता है। तो उनका चेकअप हर साल होना चाहिए, 6 मंथ्स के बाद होना चाहिए। अगर तो जैसे किसी परिवार में किसी को काला मोतिया वगैरह नहीं है, अगर आपको कुछ कोई ब्लाइंडनेस नहीं है काले मोती की वजह से, तो 40 इयर्स के जब आप हो जाते हैं उसके बाद उनका चेकअप, अच्छा चेकअप होना चाहिए। अगर उस टाइम पे काला मोतिया नहीं है और सब बिल्कुल ठीक है, तो 2 साल के अंदर फिर से एक चेकअप करवाना चाहिए, एवरी 2 इयर्स। क्योंकि अगर 40 साल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में नहीं हो सकता, बाद में भी आ सकता है। तो इसलिए शुरू में 1-2 साल में चेकअप ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली में है, लेकिन आपको काला मोतिया नहीं है लेकिन फैमिली में है, तो आपको थोड़ा जल्दी चेकअप करना, हर साल करवाना चाहिए। और अगर काला मोतिया है तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है। तो कई बार तो हम ईयरली फॉलोअप कर लेते हैं, साल में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, काला मोतिया स्टेबल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तो साल में एक बार देखना है। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है, अगर प्रेशर अच्छे से कंट्रोल में नहीं है या काला मोतिया बढ़ता है, तो हर 6 महीने भी करते हैं। और अगर बहुत ही एडवांस डिजीज़ है तो हम कई बार हर 3 महीने में भी बुलाते हैं। तो कितनी देर में दिखाना, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कितना है काले मोतिया होने का, या काले मोतिया की वजह से ब्लाइंडनेस होने का कितना रिस्क। और अगर हम अपने देश की बात करते हैं, तो काले मोतिये की वजह से विजुअली जो डिसेबल्ड होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा? जी, हमारे जैसे मैंने बताया 13-14 मिलियन के करीब लोग होंगे इस टाइम पे हमारे देश में जिनको काला मोतिया है। तो उन सब को रिस्क है। और अगर ब्लाइंडनेस में आप कॉजेज़ को देखते हैं, तो जिसमें कैटरेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा जो है ब्लाइंडनेस है वो कैटरेक्ट की वजह से है। लेकिन जो कैटरेक्ट वाली ब्लाइंडनेस है वो क्योरेबल है, तो उसको उस मायने में सही ब्लाइंडनेस नहीं, उसको आप विजुअल इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, पर वो सही मायने में ब्लाइंडनेस नहीं है। ये जो ब्लाइंडनेस है वो रियल ब्लाइंडनेस होती है। तो ये जो काला मोतिया है वो नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 या 3 पे आता है ये, क्योंकि कुछ कॉर्नियल डिजीज़ हैं उसकी वजह से भी होता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स को भी बीच में ले लें, अगर ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में ले लें। लेकिन सही मायने में देखा जाए कि जिसमें कुछ कर नहीं सकते, अगर ब्लाइंडनेस हो गई और कुछ कर नहीं सकते, उसमें काला मोतिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है अंधेपन का। डॉक्टर साहब, जब हम ग्लूकोमा की बात करते हैं या किसी भी बीमारी की बात करते हैं, तो आजकल या हमारे यहाँ पुरातन पद्धति है योग, और योग के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ भी आप करना शुरू कर दो तो उसका बेनिफिट जो होता है वो मिलता है। और आँखों पे भी वो कहते हैं त्राटक कर लो, या कुछ और एक्सरसाइजेज जो आँखों की होती है, थोड़ी मूवमेंट्स की एक्सरसाइज होती हैं, वो कर लो तो फ़र्क पड़ता है। क्या इससे ग्लूकोमा पर भी असर होता है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल योगा का काफ़ी फैशन है और अच्छी बात है, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन योगा का ग्लूकोमा के साथ क्या संबंध है, वो थोड़ा सा उसमें डबल है, इसमें ड्यूअल है, इसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो आमतौर पर ये देखा गया कि जो मेडिटेशन की तरह जो करते हैं, है ना, जो योगा में एक मेडिटेशन होती है, उसमें आपको एक बिल्कुल शांत स्वभाव हो जाता है। उसमें ये देखा गया है कि जो जिन लोगों को काले मोतिये का है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देखा गया। तो ये कुछ एक स्टडीज़ हमारे देश में भी हुई हैं, जिसमें योगा का इफ़ेक्ट देखा गया काला मोतिये के जो प्रेशर होता है आँख के प्रेशर में, तो उसमें हेल्प मिलती है उसको कंट्रोल करने में। तो वो एक इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन कुछ एक एक्सरसाइजेज योगा की होती हैं जो इसके लिए नुकसान भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे शीर्षासन तरह की होता है, जैसे आप उल्टा सिर है ना खड़े हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आँख का
जब आप उल्टा खड़े हैं तो आपका जो ब्लड है वो नीचे आएगा और आँख के और ऑर्बिट में इस एरिया में कंजेशन हो जाती है, तो उससे आँख का प्रेशर बढ़ता है। तो जिन लोगों को काला मोतिया है उनकी अगर आँख का प्रेशर बढ़ता है तो उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसमें कितना नुकसान है, कितनी देर तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये एक कॉशन लेने वाली बात है, एक थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत देर तक सांस रोकनी पड़ती है या आपको उल्टा करना पड़ता है, जिसमें इस जो आँख का है और जो उसके आसपास जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसमें नुकसान पॉसिबल हो सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो योगा का जो काले मोतिये पे असर है वो अच्छा भी है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में थोड़ा सा ख़राब भी कर सकता है, तो उसको वो ध्यान में रखने की बात है। जी दोस्तों, जान गए ना आप कि मेडिटेशन करें, शांत स्वभाव से साधना कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव और शीर्षासन करना जो है वो अभी उस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है। रिसर्च और होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप ये आंखें बहुत ज़रूरी हैं, और आंखें हैं कहते जहान है, अगर आंखें हैं तो सब कुछ है। काले मोतिये के प्रति जागरूक रहें और अपनी आंखों का चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहें। अगर किसी के परिवार में काला मोतिया है फिर तो बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी अगर आप 40-45 ईयर्स के आप हैं, उस एज के आसपास हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो हर साल आँखों का काले मोतिये के लिए खासकर चेकअप ज़रूर करवाएं। पता लगने पे ही इसका इलाज पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये धीरे धीरे आँखों नज़र को कम करता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा। जी, जान गए ना आप कि प्रकृति के नज़ारे हमेशा आप देखते रहें। उनसे पूछिए जो प्रकृति के नज़ारे नहीं देख पाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमेशा से अपनी आँखें आपके साथ रहेंगी, रोशनी आपके साथ रहेगी, और आप अपने परिवार में उसी तरह हंसी खुशी से जीते रहेंगे। डॉक्टर एस पांडव, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ग्लूकोमा पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।